दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। और हम पढ़ रहे हैं अपना कक्षा 12वीं की इतिहास। और उस कक्षा 12वीं की इतिहास में हमने शुरू किया था इसके पहले के वीडियो में पहला पार्ट भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और इस वीडियो में हम अब शुरू करेंगे दूसरा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तो भारतीय इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ हैं वो जितने भी महत्वपूर्ण हुए हैं राजा महाराजा और जो भी इसका इतिहास रहा है, उस महत्वपूर्ण जिन्होंने अपना नाम अमर कर दिया और जिनकी वजह से आज हमारा देश जो विश्व गुरु कहलाने में आगे है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जो कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में जो हम पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। उसके बाद आएगा गुप्त साम्राज्य, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान, हर्षकालीन भारत 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य, ये दक्षिण भारत में हुआ इनका साम्राज्य, चोल, चेर, पांड्य, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर है कल्हण की राज तरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। कल्हण ने एक काव्य लिखा है राज तरंगिणी, और उसमें कश्मीर का इतिहास क्या है और राज तरंगिणी क्या है ये पढ़ेंगे। और उसके पश्चात आएगा विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला एवं साहित्य का विकास। तो ये कुछ अपने टॉपिक हैं जो इस पार्ट दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व ये मैंने पहले जो चैप्टर था उसमें बता दिया था ईस्वी पूर्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। अब भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारत की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। पहला पार्ट का जो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हम जो चले थे वैदिक युग और उसके पहले भी प्राग ऐतिहासिक, फिर उसके बाद जनपद, महाजनपद, और महाजनपद में अंतिम जो 16 महाजनपद थे, और उसमें फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये जितने भी हुए वो सब हमने उस में पढ़ा था कि अंतिम जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, और जिसके ऊपर अपने गणानंद जो राजा थे उन गणानंद राजा को हरा करके फिर एक भारत की संकल्पना की शुरुआत हुई थी। ये हमने पहले चैप्टर में वहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ मौर्य साम्राज्य, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात अपन कर रहे हैं, तो महाजनपद काल तक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब महाजनपद काल से आगे दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो अब भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारत की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। क्यों होती है? क्योंकि तब तक जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था तब तक तो 16 महाजनपद थे और सब अलग अलग था। पर अब यहाँ पर जैसे ही मौर्य साम्राज्य आया, और हम देखेंगे आगे कि मौर्य साम्राज्य के आते ही पूरा भारत एक हो गया, सभी महाजनपद एक हो गए। मौर्य इतिहास की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो भी कहें, ये 3 नाम हैं इनके। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश, टीका, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, स्ट्रेबो, प्लूटोर्क, जस्टिन जो यूनानी यात्री हुए हैं, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग ये चीनी यात्री हुए हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेखों से ये सब जानकारी हमको प्राप्त होती है मौर्य इतिहास के संबंध में। ये हमने इतिहास के शुरुआत में ही देखा था कि इतिहास हम कहाँ से लेते हैं और उसका कोई पुख्ता प्रमाण होता है तभी उसकी बात आगे की जाती है। तो अभी हम मौर्य साम्राज्य जो पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें इन सब से प्राप्त होती है और वहाँ से लिया गया है ये जितना भी हम पढ़ेंगे ये सब। मौर्य साम्राज्य एक बार देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था और उस तब शुरू हुआ था 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य पहला। उसके बाद होते हैं बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक, और बिंदुसार के बाद होते हैं अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक, और अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिलोक, देववर्मन, बृहद्रथ और अंतिम ही है बृहद्रथ होते हैं मौर्य साम्राज्य के शासक।
और बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व उसकी हत्या करके शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये मौर्य साम्राज्य आपके सामने है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। और उसके बाद ज़्यादा समय तक भी नहीं रहे और इतने ज़्यादा शक्तिशाली राजा भी नहीं थे, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य संभालने की क्षमता भी नहीं रही। वो सब थे जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीलोक, देववर्मन और अंतिम था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग, और फिर नया शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य एक बार आपकी स्क्रीन पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये फैला हुआ था। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला इलाका पूरा, और लगभग पूरा भारत, केवल ये पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा छोड़ ले और दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ ले, ठीक है ना, इतना ये पूरा भारत। हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि भारत का एकीकरण की जो बात थी, या एक भारत एक राष्ट्र की बात थी, तो ये अशोक के समय में या मौर्य साम्राज्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन्होंने ये अपना इतना बड़ा साम्राज्य एक किया था। क्योंकि इसके पहले जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उस पहले चैप्टर में हमने देखा था कि 16 महाजनपद थे और अलग अलग थे, पर अब यहाँ मौर्य साम्राज्य के आते ही ये शुरुआत होती है एक भारत की। उसके पहले एक भारत नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा था जनपद, महाजनपद, ये सब चीज़ें थी। एक भारत की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो उस समय तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन कराते थे ये। हाँ, तक्षशिला से भी अच्छा याद आया, 2 विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हैं, तक्षशिला और नालंदा। तो आप लोगों को याद रखने के लिए एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अपने जो वर्णमाला बोलते हैं उसमें त, थ, द, ध, न, पहले त आता है और बाद में न आता है। तो आपके याद रखने के लिए बता दो कि पहले तक्षशिला और उसके बाद नालंदा। तो तक्षशिला पहले था और उसकी समाप्ति या उसकी ख़त्म हो जाने के बाद नया विश्वविद्यालय फिर नया बना, उसको कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो पहले त फिर न। ओके, तो घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। 305 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध में चंद्रगुप्त विजय हुए थे। चंद्रगुप्त के बारे में है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अधिकार किया था। पूरे भारत पर 6 लाख की सेना से अधिकार किया। हमने अभी मैप देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की सीमाएं, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। ये भी हमने मैप देखा ही है। बहुत विशाल साम्राज्य पहली बार भारत में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कराया। सिकंदर महान जो हमने पढ़ा है, सिकंदर, वो सिकंदर जब भारत भी आया था तो उत्तरी पश्चिमी भारत में उसके उत्तराधिकारी को रख करके वो चला गया था। वो विश्व विजय के लिए निकला था, तो यहाँ पर भी विजय करके और निकल गया था। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों से भारत को, उत्तरी पश्चिमी जो भारत था उसको मुक्त कराया था। और यही लाइन 305 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था और उसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ था। सेल्यूकस ये महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे आगे क्यों महत्वपूर्ण है। 305 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व में तो उसने शासन संभाला और उसके 17 साल बाद 322 से 305, ये मैंने ईस्वी पूर्व बता दिया था। यहाँ जो ईस्वी पूर्व है वो उल्टा चलते हैं। 322 से ये स्क्रीन, ये जो पहला है वो इसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए। 322 से 298, यानी 322, 21, 20 ऐसे करते करते 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चंद्रगुप्त था उसने अभी सेल्यूकस, हमने अभी देखा था 305 में, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य की संधि की शर्तें, जब ये युद्ध हुआ था और सेल्यूकस हारा था, तो उस हारने से
जो संधि हुई थी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में, वो थी, उसमें पहला था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री हेलेने का विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह हुआ, और साथ में जब हेलेना का विवाह किया सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ, तो दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमेइसडाई ये चंद्रगुप्त को दिए। ये जो क्षेत्र थे वो हेलेना को दहेज में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब संधि हो गई, रिश्तेदार हो गए, तो चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी, मेगस्थनीज मौर्य दरबार में भेजा, और जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। सेल्यूकस का एक राजदूत था मेगस्थनीज, जो मौर्य दरबार में रहा और उसने पुस्तक लिखी इंडिका। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनामुर, मुरनानुरु और अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त ने जो दक्षिण क्षेत्र विजय किए थे उसकी जानकारी इन तमिल ग्रंथों से और अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य शासक था। योग्य हुआ क्योंकि उसने पूरे भारत को एक किया, इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया और एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना को सार्थक किया था। उसने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक में है, उसमें स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म में अंतिम समय में उपवास से शरीर त्याग की परंपरा रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और श्रवणबेलगोला जो जैन का पवित्र तीर्थ है मैसूर कर्नाटक में, वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। चंद्रगुप्त के बाद राजा बनते हैं बिंदुसार, उनके पुत्र। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन रहता है इनका भी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखक ने अमित्रोचेड्रस और स्ट्रेबो ने अलिट्रोकेट्स कहा है। अब इनके अर्थ क्या होते हैं वो देखेंगे अपन, परंतु यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को के पुत्र जो बिंदुसार हैं उनको अमित्रोचेड्रस और स्ट्रेबो ने अलिट्रोकेट्स कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात, मित्र का विलोम अमित्र, मित्र का विलोम दुश्मन, तो अमित्रघात यानी दुश्मन को, शत्रुओं को घात करने वाला, वध करने वाला, अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है फ्लीट ने बिंदुसार को। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय तक्षशिला के 2 विद्रोहों का वर्णन है। दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसमें बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, ये इसका वर्णन है। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक को, फिर सुसीम को भेजा। पहले तो अशोक को भेजा और उसके बाद सुसीम को भेजा था बिंदुसार ने, जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए। बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना भी की। एंटियोकस जो विदेशी था उससे मंगवाया था मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र का निपुण हो, ऐसा व्यक्ति वहाँ से एंटियोकस से मंगवाया। स्ट्रोबे के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। देखिए, चंद्रगुप्त के समय में राजदूत था, सेल्यूकस ने भेजा था और उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी। बिंदुसार के समय स्ट्रेबो के अनुसार ये एंटियोकस प्रथम ने जो यूनानी राजदूत भेजा था उसका नाम था डाइमेकस। तो दोनों याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज और बिंदुसार के समय डाइमेकस। बिंदुसार के समय में ही मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया, टोलमी द्वितीय जिसका दूसरा नाम है, उसने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नामक राजदूत को भी भेजा। तो बिंदुसार के समय मिस्र से भी एक और राजदूत आया जिसका नाम था डायोनिसस। पहला डायमेकस जो यूनान से, और दूसरा आया डायोनिसस
जो मिस्र से था। तो बिंदुसार के समय 2 राजदूत, चंद्रगुप्त के समय 1 राजदूत। अगले राजा होते हैं अशोक, जो बिंदुसार के पुत्र हैं। हमने अभी पढ़ा था कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए पहले तो अशोक को भेजा और उसके बाद सुसीम को भेजा था। और इसकी भी और ज़्यादा आपको जानकारी लेनी हो तो एक फिल्म आई थी अशोका द ग्रेट, ज़रूर देखिएगा। आपको उसमें बिंदुसार और अशोक के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। अशोक किस तरह से महान हुआ या अशोक ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सभी जानकारियाँ आपको उसमें मिल जाएंगी। और पहले भी एक टीवी पे सीरियल चलता था बुद्धा, उसमें भी काफ़ी कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए अशोक के बारे में पढ़ते हैं। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक एक महान राजा हुए हैं इस देश के। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक लगभग 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 273 ईस्वी और यहाँ पर लिखा है 269। तो इसका अर्थ ये है कि इन 4 साल में सत्ता संघर्ष हुआ और विधिवत उसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। 273 ईस्वी पूर्व में उसने शासन तो संभाल लिया, परंतु विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। और ये जितना भी घटनाक्रम है, मैंने अभी जो फिल्म का नाम लिया था अशोका द ग्रेट, ज़रूर देखिएगा। ये सब घटनाक्रम आपको उसमें मिल जाएगा कि किस तरह से उसने शासन संभाला था। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। मस्की अभिलेख जो है उसमें अशोक का नाम मिलता है। साथ ही गुर्जरा लेख में भी अशोक नाम है। तो ये 2 अभिलेख हैं, मस्की और गुर्जरा, दोनों में अशोक नाम मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शनी और राजा इसे संबोधित किया गया। अभिलेख में अशोक जो है उसको देवानाम प्रिय, देवाना प्रियदर्शी और राजा के नाम से संबोधित किया है। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। उसके राज्याभिषेक के 7वां वर्ष यानी 269 से 7 साल बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र को भी मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। पहले ये नहीं था चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय, परंतु अशोक ने इसको भी मिला लिया। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, जो हमने मैप देखा था, अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। ये हमने जो मैप देखा था थोड़ी देर पहले मौर्य साम्राज्य का, ये अशोक के समय का है। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय में ये कश्मीर और खोतान के क्षेत्र नहीं थे, परंतु अशोक के समय में ये सब मिल गए और एक संपूर्ण भारत जो आज हम देखते हैं, केवल पूर्व का कुछ हिस्सा और दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो ये पूर्ण भारत जो हमारे पास है आज की तारीख में, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो अलग हो गए पहले से ही, वो भारत उस समय था अशोक के समय। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर और नेपाल में ललितपत्तम नगर बसाया था। कल्हण की राज तरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास का एक पुख्ता प्रमाण है, उसके अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर बसाया और नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया था। अशोक ने इन दोनों नगरों की स्थापना की थी, श्रीनगर और नेपाल में ललितपत्तन, कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार। ये है अशोक का साम्राज्य। अब अशोक के साम्राज्य में ये पूर्व का हिस्सा भी आ गया जो पहले नहीं था और ये दक्षिण का केवल इतना हिस्सा बचता है, बाकी ये संपूर्ण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पूरा भारत, नेपाल, भूटान, ये सब कुछ आ गए। बांग्लादेश जो आजकल अलग है, ये सभी मिला करके आज जो हमारा क्षेत्रफल है भारत का, उससे भी पहले बहुत अधिक क्षेत्रफल था भारत का, जो अशोक का साम्राज्य उस समय का दिखाया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। अशोक का धम्म एवं अन्य नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। अशोक का धम्म का अर्थ होता है धर्म, और धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो अशोक का धर्म या अशोक का धम्म जो था, वो उसकी या जितनी नीतियां थी वो उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज हैं, या जितनी आज प्रासंगिक हैं उतनी उस समय थी। ये उसकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी कि अशोक महान कहा जाता है। और हमारे संविधान में या हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनमें अशोक की कई सारी चीज़ें ली गई हैं, जो अगर आप गौर करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी।
जैसे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है, ऐसे कई सारे ऐसे उनके जो सिद्धांत थे उनको भी हमारे संविधान में लिया गया है। जो संपूर्ण विश्व की धरोहर है, ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। अशोक को महान कहने के पीछे कारण ऐसा है कि उसकी जो नीतियाँ थी वो इतनी अच्छी थी कि आज भी वो प्रासंगिक लगती हैं और आज भी हम कल्पना कर सकते हैं जो उस समय उसने व्यवहारिक रूप में इन सब नीतियों को किया था। अशोक ने पितृवत शासन सिद्धांत दिया था। उसका शासन सिद्धांत था पितृवत, पिता की तरह। राजा है वो पिता होता है, ऐसा उसका मानना था और ऐसे ही शासन भी किया था। केवल कहा नहीं था, व्यवहार में भी वो लाया था कि राजा को पिता के जैसा होना चाहिए और पितृवत शासन का सिद्धांत दिया था अशोक ने। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार के लिए कृषि और जन कल्याणकारी कई कार्य किए और उसने आर्थिक संरचना के लिए या उसकी जो बेसिक जो अर्थव्यवस्था की चीज़ें हैं उसमें सुधार किए और खेती और कई सारे लोगों के परोपकार के कई सारे कार्य किए। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा और नौकरशाही हेतु संहिता तैयार की। संहिता मतलब नियमावली तैयार की, राजा के लिए भी, प्रजा के लिए भी और नौकरशाही यानी जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन सब के लिए। तो धम्म का प्रतिपादन किया और उसके बाद एक संहिता तैयार की राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए। बहुत बड़ी बात होती है कि राजा खुद अपने लिए भी संहिता तैयार करे, नहीं तो ऐसा होता नहीं। ऐसा राजा तो राजा होता है, वो प्रजा और नौकरशाह के लिए तो संहिता तैयार कर सकता है, पर अशोक ने खुद के लिए भी, राजा के लिए भी, प्रजा के लिए भी और नौकरशाही के लिए संहिता तैयार की। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया। एकमात्र ऐतिहासिक राजा हुए हैं। हम महान क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि प्रत्यक्ष संपर्क करना, वो वेश बदल करके या ऐसे भी सुनवाई में सीधा संपर्क प्रजा का अशोक के साथ था। एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया। संपर्क के लिए अशोक ने धम्म यात्राएं की। धम्म यात्राएं वही मैंने अभी कहा, निरीक्षण के लिए वो जाते अपनी प्रजा के बीच में। धम्म यात्राएं की और प्रतिवेदकों और अधिकारियों की नियुक्ति भी की। उन्होंने प्रतिवेदकों और अधिकारियों की भी नियुक्ति की जनता से संपर्क के लिए। समाज के कमज़ोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की तथा युद्धबंदियों आदि को वनों और खानों में लगाया। जो कमज़ोर वर्ग था समाज का, उसको गतिशीलता प्रदान की, कृषि के जरिए या आधारभूत संरचना में सुधार किए, जन कल्याणकारी कार्य किए, तो कमज़ोर वर्गों में गतिशीलता आई। और युद्धबंदी जितने भी थे, उसने जितने युद्ध किए थे और युद्ध में जितने बंदी बनाए थे, उनको वनों में और खानों में लगाया। अशोक एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। देखिए, केवल आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान ही नहीं, उत्पादन की शक्तियों पर भी उसने ध्यान दिया। वरना अगर कोई राजा केवल उत्पादन पर ही ध्यान देता है, फिर आध्यात्मिक या नैतिक उत्थान पर ध्यान नहीं देता, या कोई राजा केवल आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान पर ध्यान देता है तो उत्पादन की शक्तियों पर ध्यान नहीं दे सकता। परंतु अशोक ने चारों ओर आध्यात्मिक, नैतिक और उत्पादन शक्तियों सभी पर ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे देश में भी ग्राम पंचायती राज को अभी सशक्त बनाया गया है। तो अशोक ने उस समय ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं और गाँवों का विकास ज़रूरी होता है अगर देश का विकास करना हो। तो उस समय अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया था। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूप, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं स्तूप, अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। राजस्व का पुनर्वितरण, राजस्व यानी जो जमीन से जो कर लिया जाता है उसका पुनर्वितरण सार्वजनिक हित और लोक अनुरंजन कार्य में किया। ये जितना भी राजस्व का पुनर्वितरण था वो सार्वजनिक हित में और लोक अनुरंजनों के, लोगों के भलाई के कामों में किया, जिससे अर्थव्यवस्था को तीव्रता मिली और गति मिली। जितना भी पैसा आता है या जितना राजस्व आता उसको सार्वजनिक हित में और लोगों के विकास में लगाया, जिससे क्या होता है, मार्केट में अगर पैसा
आता जाता रहता है तो उससे अर्थव्यवस्था में तीव्रता आती है। अगर मार्केट में पैसा कहीं दब करके रह गया, कहीं एक जगह स्थिर रह गया, तो फिर अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है, क्योंकि उत्पादन और उपभोग ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देनी हो तो उत्पादन भी होता रहे, इसका उपभोग भी होता रहे, फिर उत्पादन हो फिर उपभोग हो, तो ही अर्थव्यवस्था में तीव्रता और गतिशीलता मिलती है। तो उस समय अशोक ने ये सब काम किए थे और आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उसकी खरीदने की शक्ति में वृद्धि होगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी। तो अशोक का उस समय का ये जो सिद्धांत था या वो नीतियाँ थी, वो आज भी, हमने पहले ही पढ़ा कि उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज हैं, या जितनी आज प्रासंगिक हैं उतनी ही उस समय प्रासंगिक थी। विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, विदेशी जितने थे उनसे कूटनीतिक संबंध बनाए और उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, जिससे अंतः संबंधों की स्थापना हुई। और देश विदेश में उच्च स्तरीय धम्म आयोगों को भेजा, जिससे कि अंतः संबंधों की स्थापना हुई देश विदेश के साथ। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और सभी को समान महत्व और आदर देने पर बल दिया। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हो वो भी सही और मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ वो भी सही। परंतु आजकल होता क्या है, जैसे वो ऐड आती है ना अपने के, इसके कपड़े मेरे कपड़ों से बेहतर क्यों, तो ये चीज़ें नहीं थी, वो सहिष्णुता नहीं होती है। सहिष्णुता ये होती है ओके आप भी सही मैं भी सही, जैसे जियो और जीने दो का सिद्धांत जो होता है उसी को हम कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, संपूर्ण विश्व को सभी को समान महत्व दिया और सभी को समान आदर देने पर बल दिया। जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा। बलात् यानी जोर जबरदस्ती। कभी किसी के ऊपर उसने, जो उसकी मान्यता थी वो अपनी थी, किसी दूसरों की जो मान्यता है वो रहे, पर कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती या बलपूर्वक कुछ भी नहीं थोपा। उसने जो धर्म था वो भी जनता पर बलात् मतलब जबरदस्ती से, हठधर्मिता से बलपूर्वक नहीं थोपा। उसने यही कहा कि भाई आपकी जो इच्छा है वो आप कीजिए, मेरी जो इच्छा है वो मैं करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा उसने। एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का अनुसरण करके संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। एक धर्म, अब वो धर्म क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसने कौन सा धर्म अपनाया और क्या धर्म था। एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का अनुसरण करके संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। समान नागरिक संहिता और दंड संहिता का क्रियान्वयन करके सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए कानून एक जैसा होता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता कि किसी बड़े व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो उसको दंड नहीं मिले और छोटे ने किया तो मिले, ऐसा नहीं। समान नागरिक संहिता थी, समान दंड संहिता थी और उसका क्रियान्वयन किया। मैंने कहा ना, उसने व्यावहारिक रूप में इसको दिया, केवल उसने बातें करके या ऐसे सिद्धांत थोप दिए ऐसा नहीं, उसका क्रियान्वयन करके सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो राज्य की प्रगति हेतु नितांत आवश्यक हैं। राज्य की प्रगति के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हो, जो आज हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस चीज़ की कि सभी धर्मों और सभी वर्गों में सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी राज्य की प्रगति होगी या देश की प्रगति होगी। तो उसने ये काम किया, सभी धर्मों और सभी वर्गों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। 7वें वर्ष में तो हमने देखा था वो कश्मीर ने वो सब किया, 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो हम आजकल उड़ीसा कहते हैं, उस पर आक्रमण किया उसके अभिषेक के 8वें वर्ष में। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज और उसकी राजधानी थी वो तोशली थी। हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसके अनुसार उस समय कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था और कलिंग की राजधानी थी वो तोशली थी। कलिंग जो आता है अशोक के समय में, वो महत्वपूर्ण, उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से उसका दिशा बदल जाती है। परंतु एक बार देख लेते हैं हमने, कलिंग पर आक्रमण उसने किया तो उसके क्या कारण रहे। पहला कारण था वो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था।
केवल कलिंग ही रह गया था, क्योंकि कश्मीर को उसने जीत लिया था पहले ही, जो भाग बचा कुचा था, तो केवल ये भाग रह गया था जिसको उसे अपने उसके अंदर साम्राज्य को में शामिल करना था। दूसरा कारण था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उधर समुद्र के किनारे था और हाथी बहुत ज़्यादा थे, तो कई सारे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण था। तीसरा था, समुद्र के किनारे होने से विदेशी व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व था। कलिंग उड़ीसा उधर समुद्र के किनारे था, तो व्यापारिक दृष्टि से, विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इन कारणों की वजह से अशोक ने युद्ध किया। परंतु देखते हैं युद्ध के परिणाम क्या आते हैं। कलिंग युद्ध के परिणाम, युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस युद्ध में 1 लाख लोग मरे और 1.5 लाख लोग बंदी बने। भीषण नरसंहार से, बहुत ज़्यादा लोग मरे। भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध नहीं करने की घोषणा की। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध नहीं करने की घोषणा की। उसने जब ये नरसंहार देखा तो उसका मन इतना द्रवित हुआ कि उसने फिर भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की घोषणा कर दी। अब अशोक ने भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष जैसे रणभेरी होती है, उस रणभेरी का घोष को त्याग दिया और धम्म घोष, जो धर्म की बात है या धारण करने योग्य जो बात है, उस घोष को अपनाया। ये कलिंग युद्ध का परिणाम हुआ। कारण तो हमने देखा था, उसकी महत्वाकांक्षा थी उसका कारण, परंतु परिणाम हम जब देखते हैं तो परिणाम कुछ अलग ही दिखते हैं। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष को अपना लिया। तो देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। अशोक का जो धम्म था उसके प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था सहिष्णुता। सहिष्णुता मैंने कहा जियो और जीने दो, समझने के लिए ये काफ़ी है। जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता, यानी सभी लोगों के बीच में भी सहिष्णुता रहे, विचारों में भी रहे, धर्मों में भी रहे और आस्थाओं में भी रहे। सभी में सहिष्णुता रहे। आप भी सही, मैं भी सही। आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। मैं अपने विचार आप पर नहीं थोपूंगा, आप अपने विचार मुझ पर नहीं थोपेंगे। ये होती है सहिष्णुता, सामान्य समझने के लिए अपने। तो ये सहिष्णुता उसके सिद्धांत, धर्म का पहला सिद्धांत था। उसके धम्म का दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। केवल मनुष्य नहीं, सभी जितने भी जानवर हैं सभी के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठानों और बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। कई जितने भी आडंबर चलते थे उन सभी को, जो धर्मानुष्ठान होते थे या जो बलि होती थी, उन सबको अर्थहीन कहा। उसने कहा कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये केवल आडंबर हैं और कुछ नहीं। चौथा है लोक कल्याण, लोगों की भलाई। वृक्षारोपण, कुएं, सराय आदि का निर्माण कराना, लोगों की भलाई के लिए जितना भी हो सके वो सब कुछ करना, वो होता है लोक कल्याण। और अगला सिद्धांत है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार और सत्यवादिता पर बल दिया। ये है अशोक के धम्म के सिद्धांत। अब इसमें हमको कहीं नहीं लगता कि उसने किसी धर्म विषय, जिसको हम आजकल कहते हैं मज़हब, जितने भी हैं उनमें से कोई बात हो। ये जितनी भी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं और इसमें किसी भी धर्म को मानने वाले में कोई आपत्ति नहीं होती है। तो इसलिए जो इसका धर्म था या इसके धम्म के जो सिद्धांत थे वो सभी ने माने, क्योंकि सभी की भलाई करनी है। सहिष्णुता सभी के लिए अच्छी होती है। अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण और श्रेष्ठ पवित्र और नैतिक जो आचरण है, ये सभी इसको मानते हैं। तो ये 5 इसके धर्म के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसको आप याद रखिएगा। सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण और श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, ये इसके धम्म के सिद्धांत हैं, जो आज के मायनों में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को एक सूत्र में बांधने और प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए
अशोक ने एक आचार संहिता प्रस्तुत की जिसे अभिलेखों में धम्म कहा है। यही धम्म है और यही धर्म है जिसे हमें भी मानना चाहिए वास्तव में, कि आज अगर हम चाहते हैं कि हम खुद का भी भला करें और लोगों का भी भला हो, तो अशोक का धम्म इसके लिए सटीक बैठता है। अशोक के धम्म का उद्देश्य था सभी को एक सूत्र में बांधना, प्रजा का नैतिक उत्थान करना, और उसी के लिए जो उसने आचार संहिता प्रस्तुत की जिसमें जो 5 सिद्धांत हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, वही धम्म कहा गया है। तो ये अशोक का धम्म है, धारण करने योग्य, धारयति इति धर्मः। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें किसी भी धार्मिक संप्रदाय को कोई आपत्ति नहीं होती है, और बातें ही ऐसी हैं जो सबको स्वीकार होती हैं। धम्म के 2 बुनियादी सिद्धांत थे, पहला सहिष्णुता और दूसरा अहिंसा, और 3 और जो थे हमने पढ़े थे, परंतु बुनियादी सिद्धांत 2 थे, सहिष्णुता और अहिंसा। और ये जो मुख्य लड़ाई होती है ना, वो ये सहिष्णुता की होती है। मैं अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करता हूँ और कोई दूसरा अपने विचार मुझ पर थोपने की कोशिश करता है। बस जो द्वेष उत्पन्न होता है वो यहीं से होता है। पर इसके जो पहली ही बात है वो सहिष्णुता है कि आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूँगा, और हम में कोई मतभेद या मनभेद नहीं रहेगा। यही मुख्य बात होती है। तो ये बुनियादी सिद्धांत थे, सहिष्णुता और अहिंसा। अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में, ये याद रखिएगा 7, 11, 12 और दूसरा लघु, उसमें उल्लेखित किया, प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता हो, दूसरे विचारों की सहिष्णुता हो, विश्वासों की सहिष्णुता हो, धर्म की सहिष्णुता हो और भाषा में सहिष्णुता हो। शुरुआत होती है व्यक्तियों के बीच में, स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, फिर विचार, सब बात की बातें। पहले तो व्यक्ति एक दूसरे में सहिष्णुता रखे, फिर बाद में विचारों की, विश्वास की, धर्म की और भाषा की सहिष्णुता। कितनी बढ़िया बात है। हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, परंतु आज अशोक के जो धम्म था या अशोक की जो मान्यताएं थी, नीतियाँ थी, उसमें से हम एक भी अगर लागू कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया कि पहले तो स्वयं व्यक्तियों में सहिष्णुता हो और बाद में फिर विचारों, विश्वास, धर्म और भाषा में सहिष्णुता हो। अशोक के प्रथम और 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में अहिंसा का तात्पर्य युद्ध और हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग करना। अहिंसा का जो मतलब था उसने पहले और 11वें शिलालेख में लिखा और 5वें स्तंभ लेख में लिखा कि अहिंसा का मतलब क्या है। अहिंसा का मतलब है युद्ध और हिंसा के द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग। पहला तो अहिंसा का मतलब कि युद्ध और हिंसा के द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग, और दूसरा है जीव हत्या का विरोध, किसी मात्र प्राणी मात्र की हत्या नहीं करनी है। ये उसने उसके जो अहिंसा का मतलब बताया था। देखिए, 2 जो उसके बुनियादी सिद्धांत हैं, सहिष्णुता और अहिंसा, तो दोनों के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा। सहिष्णुता के बारे में 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख में लिखा, और अहिंसा के बारे में पहला, 11वां और 5वां स्तंभ लेख, इसमें अहिंसा के बारे में लिखा। अगली है जन कल्याणकारी अवधारणा। उसकी जो मान्यता थी जन कल्याणकारी अवधारणा, वो क्या थी? जन कल्याणकारी कार्य 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में लिखित हैं। जन कल्याणकारी कार्य या लोगों की भलाई के कार्य जो हैं वो 7वें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में लिखे हुए हैं। 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप निरर्थक अनुष्ठान, यज्ञ, बाह्य आडंबरों की उसने निंदा की है। उसने 9वां को जो शिलालेख है उसमें अंधविश्वास का मतलब होता है अंधे होकर विश्वास कर लेना। अब अंधे होकर विश्वास कैसे? हमारे तो आंखें हैं, तो अंधे होकर कैसे विश्वास करना? यानी बिना सोचे समझे विश्वास करना, वही अंधविश्वास है। जैसे कोई चीज़ है और कोई बात हमको कोई कहता है कि ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो उसमें प्रश्न होना चाहिए, भाई क्यों, कैसे, कहाँ, कब। अगर ये हम प्रश्न करते हैं या अगर उस बात की हम तह तक जाते हैं तो हम अंधविश्वासी नहीं हैं। और बिना सोचे विचारे किसी ने कहा और उसको हमने मान लिया तो इसका मतलब हम अंधविश्वासी हैं। तो उसने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप निरर्थक अनुष्ठान, यज्ञ, बाह्य आडंबर, इन सब की निंदा की। प्रथम स्तंभ लेख में धम्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की।
धम्म की प्राप्ति के लिए क्या हो, यात्राएं करें, लोगों की भलाई के काम का करें, दान करें, सेवा करें, ये उसने व्यवस्था की इसकी। दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा है अपासिनवे बहकथाने दया दाने सोचे माधवे साधवे च। ये इसने धम्म में परिभाषा लिखी दूसरे स्तंभ लेख में, और इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करें, दया दान सत्य पवित्रता और मृदुता का अवलंबन करें। ये इसने स्तंभ लेख में लिखवाया। और ये जितने भी शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख, इन सब के में लिखवाने के पीछे उद्देश्य उसका यही था कि लोग पढ़ें और उसको और उसके अनुसार अनुसरण करें। जैसे हम स्कूलों में भी देखते हैं, दीवारों पर कई अच्छी बातें लिखी होती हैं, हम पढ़ते भी हैं शायद, पर अनुसरण नहीं कर पाते। तो उसका ये सिद्धांत था कि उसने प्रजा में ये अलग अलग जगह पर, हमने देखा था कितने सारे उसने अभिलेख शिलालेख लिखवाए, तो उसके पीछे कारण यही था कि लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके इसको अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाएं। तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि के निषेध को कहता है। जो नहीं करने वाली बातें हैं वो तीसरे स्तंभ लेख में आई हैं। प्रथम स्तंभ लेख में धम्म यात्रा, दूसरे में दान, सत्य, पवित्रता, मृदुता, कल्याणकारी कार्य, और तीसरे में जो नहीं करने लायक बातें हैं प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि का निषेध कहता है। और इसके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, अर्थात निंजति करे, यानी खुद अपने आप में सोचे, कोई दूसरा कहे तब नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, या फिर गलत है सही है। आत्मनिरीक्षण, कोई कहे तब नहीं, हम स्वयं सोचें कि हमने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हमें क्रोध आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें ईर्ष्या है या नहीं है, वो आत्मनिरीक्षण या निंजति करे। ऐसा तीसरे स्तंभ लेख में अशोक ने लिखवाया है। ये हैं अशोक के शिलालेख जो आज भी अवशेष के रूप में मौजूद हैं। ऐसे ऐसे कई सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख लिखवाए अशोक ने जो आज भी मौजूद हैं और जो हमें बताते हैं कि अशोक ने कितने महानतम कार्य किए हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अशोक के एक शिलालेख का चित्र दिखाया गया है। अशोक के शिलालेख उसने कहाँ कहाँ लिखवाए ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। संपूर्ण भारत, और ये जितना भी आप देख रहे हैं भूरे रंग में, इस पूरे में उसने अपने शिलालेख लिखवाए थे। केवल भारत ही नहीं, आज जिनको हम विदेश कहते हैं उन सभी में भी अशोक के सिद्धांत या अशोक के जो शिलालेख हैं वो उसने लिखवाए थे। अशोक के धम्म को फ्लीट ने राजधर्म, राजा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म और भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा। अब सबने अपनी अपनी परिभाषा दी। अब उनके चले जाने के बाद सभी अपनी अपनी परिभाषा देते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। तो फ्लीट ने अशोक के धम्म को राजधर्म कहा है, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म कहा है, और भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था, ये हमने अभी तक पढ़ा, और उसके बाद अंत में आता है कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था उसका खुद का वो बौद्ध धर्म था। उसके पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण किया था, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। महावंश और दीपवंश के अनुसार संघ में एकता और अनुशासन लाने के लिए मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का अर्थ होता सभा अशोक ने बुलाई थी। महावंश और दीपवंश जो महाकाव्य हुए हैं उसके अनुसार जो उस समय बौद्ध संघ होता था, उस बौद्ध संघ में एकता और अनुशासन लाने के लिए मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में, ये बौद्ध भिक्षु हुए हैं मोगली पुत्र तीस, उनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति या सभा है वो अशोक ने बुलवाई थी। धम्म की नीति की क्रियान्विति। अब हमने जो अशोक का धम्म देखा जिसके 5 सिद्धांत थे, सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, ये जितने भी नैतिक आचरण, ये जितने सिद्धांत थे उन सब की क्रियान्विति कैसे होती है। ऐसा नहीं कि उसने शिलालेख लिखवा दिया, अभिलेख लिखवा दिया, या उसने ऐसा कहा था, किया कि नहीं किया, उसका क्रियान्वयन व्यवहारिकता में लाए कि नहीं लाए, ये भी देखते हैं। तो अशोक ने अपने धम्म की क्रियान्विति के लिए क्या किया। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध नीति का त्याग किया बल्कि आम जन के दुख दर्द और आवश्यकताओं को भी समझा। कलिंग युद्ध उसका अंतिम युद्ध रहा और उस कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध नहीं किया। इतिहास में इसके प्रमाण है कि कलिंग के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। तो उसने केवल ऐसा नहीं कि
केवल इन बातों को कहा या शिलालेख लिखवा दिए, भाई हो गया, उसने अच्छी अच्छी बातें कह दी, अब लोग इन बातों को माने नहीं माने, परंतु ऐसा नहीं, उन्होंने ये किया, खुद भी किया, ताकि दूसरे कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये वही बात होती है जैसे गांधी जी की वो जो बात थी जिसमें गांधी जी के पास एक महिला आती है, वो बच्चा गुड़ बहुत खाता था, पर गांधी जी कहते हैं कि बाद में लाना कुछ दिनों बाद। तो जब महिला बाद में कुछ दिनों बाद गई तो महिला ने फिर वही बात बताई, और तब गांधी जी ने कहा उस बच्चे से कि भाई गुड़ मत खाना। तो उस महिला ने पूछा कि भाई ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं खुद खाता था। तो जो व्यक्ति स्वयं नहीं करता है वो अगर दूसरों को उपदेश भी दे दे तो भी उसका असर नहीं होता। तो अशोक ने स्वयं ये किया, अहिंसा का त्याग किया तो किया, उसने युद्ध नहीं किया, उसके बाद जन कल्याणकारी कार्य किए, सार्वजनिक हित के कई कार्य किए, जैसे सिंचाई, कुएं, सराय आदि ये सब निर्माण के कार्य किए, लोगों की भलाई के। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण करा करके ऐसी जगह लगाया जहां आम जन इसे पढ़ सकें। पत्थरों पर उसके उपदेश को उत्कीर्ण करवाया और ऐसी जगह लगाया जहां लोग पढ़ सकें। अशोक ने धम्म को सार्वजनिक और सार्वभौम बना दिया। ये उसका महत्वपूर्ण बात थी कि उसने जो अपना धम्म था वो सार्वजनिक कर दिया, सार्वभौम बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और पशु बलि को निषेध कर दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो, और पशु बलि को निषेध कर दिया। तो उस समय यज्ञ आदि में बलि होती थी। समान नागरिक आचार संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया और इसे क्रियान्वित किया। समान नागरिक आचार संहिता, सभी नागरिक एक जैसे हैं। दंड संहिता में भी सभी को, अगर कोई बुरा करता है तो चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसको दंड संहिता के अनुसार उसको दंड मिलेगा। ये समान नागरिक आचार संहिता और समान दंड संहिता का सिद्धांत को जन्म दिया और इसे क्रियान्वित भी किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। अपने धम्म का जो आके फैलाने थे, लोगों को बताने थे, इसके लिए महामात्र, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया, उनकी जिम्मेदारियां बताई उनको कि आपको क्या करना है। अब अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मूल्यांकन करते हैं। धम्म के मूल सिद्धांत थे सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार। जो मूल सिद्धांत थे वो 3, जैसे हमने 5 सिद्धांत पढ़े थे, तो उसके जो धम्म के सिद्धांत थे वो मूल रूप से सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार थे, अच्छा आचरण, जो अशोक और अशोक के बाद भी स्वीकृत रहे। और मुझे लगता है कि ये अभी भी स्वीकृत रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमें राज्य की, देश का हित करना है, उसको आगे लाना है, तो ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। परंतु इसके बाद के शासक अपनी दुर्बलता, राजनीतिक सीमाओं की सुरक्षा आदि कारणों से धम्म का अधिक क्रियान्वयन नहीं कर सके। परंतु हमने भी जो स्टार्टिंग में देखा था कि अशोक के बाद जो शासक हुए वो दुर्बल हुए, राजनीतिक सीमाओं की सुरक्षा भी नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से धम्म का अधिक क्रियान्वयन नहीं कर सके। अशोक के बाद धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गए। जब तक अशोक रहे तब तक तो धम्म महामात्रों ने अपना काम नैतिकता से किया, लेकिन अशोक के बाद फिर वो जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गए। अशोक के बाद उसका धम्म अन्य शासकों में नहीं चला, परंतु वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है। अशोक के बाद दूसरे राजा तो उसको नहीं चला पाया, परंतु वर्तमान में यह प्रासंगिक है। मौर्य प्रशासन। इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने, जो सबसे पहले आया था राजदूत। अर्थशास्त्र ये लिखा था चाणक्य ने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने। तो इंडिका अर्थशास्त्र और अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है मौर्य प्रशासन के बारे में। इसकी वजह से भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। ये जो मौर्य प्रशासन है, इसी की वजह से पहली बार भारत में एक राजनीतिक एकता दिखी। जो उसके पहले 16 महाजनपद थे वो अब अलग अलग नहीं रह करके एक भारत अब हो गया। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था और उसे उपधा परीक्षण कहते थे। जो साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति के लिए एक टेस्ट लिया जाता था, परीक्षा ली जाती थी, और उस परीक्षा को कहते थे उपधा परीक्षण।
मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था केंद्रीय प्रशासन और एक था प्रांतीय प्रशासन, जैसे हम कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार समझने के लिए। अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। ये जितना भी पूरा साम्राज्य हमने नक्शे में देखा था वो 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और अंत में जो जुड़ा था कलिंग। उत्तरी भाग को उत्तरापथ कहा, दक्षिण भाग को दक्षिणापथ कहा, अवंतीपथ उधर जो पश्चिमी भाग है वो, और मध्य प्रांत, और फिर अंत में जो जुड़ा था कलिंग। चलिए केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन अलग अलग पढ़ते हैं। पहले केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे मुख्य होता है राजा। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राजा में निहित थी। जैसे अभी आज हमारे देश में जो व्यवस्था है वो यही है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और यदि इसके संबंध में आपको वीडियोस देखने हो तो कक्षा 10वीं के जो वीडियोस हैं सामाजिक विज्ञान के, उसमें इसको और बताया गया है। आप इसमें और देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या है। यह शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। जो राजा था वो शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। इसके बाद होती है मंत्री परिषद। सबसे पहले राजा केंद्रीय प्रशासन में और उसके बाद मंत्री परिषद। जैसे हम फिल्मों में, सीरियल्स में देखते हैं कि एक राजा बैठा है और उसके चारों तरफ दूसरे दरबारी लोग बैठे हुए हैं, तो वही उस समय की मंत्री परिषद हुआ करती थी। यह राजा को परामर्श देने का काम करते थे। जितनी भी मंत्री परिषद थी वो राजा को राय देती थी किस बात में कहीं पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था, जिसके 3 या 4 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद तो सबकी होती थी, परंतु एक आंतरिक परिषद और होती थी और इसी को मंत्रिण कहा जाता था, जिसके 3 या 4 सदस्य होते थे। अब आगे आता है अधिकारी लोग, जो मंत्रियों के या राजा के कहने पर काम करते हैं या काम करवाते हैं। शीर्षस्थ राज्य अधिकारियों की संख्या 18 थी। जो उच्च अधिकारी थे उनकी संख्या 18 थी और उनको कहा जाता था तीर्थ। तीर्थ किसे कहते थे? जो शीर्षस्थ राज्य अधिकारी थे जिनकी संख्या 18 थी मौर्य प्रशासन में या केंद्रीय प्रशासन में, उनको तीर्थ कहा जाता था। और उनमें थे कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति। ये जो 18 थे अधिकारी, शीर्षस्थ राज्य अधिकारी, उनमें ये प्रमुख थे कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति आदि। इनके अलावा अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। जो चाणक्य की या कौटिल्य की पुस्तक है उसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। जैसे कृषि, व्यापार, इन सब जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका नियमन करने का काम ये 26 अध्यक्ष करते थे। नगर प्रबंध। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। जैसे हम कह सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर या जो भी जो उस नगर का प्रमुख होता है, तो नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। गोप तथा स्थानिक उसके सहायक कर्मचारी होते थे। जो गोप और स्थानिक हैं वो उसके सहायक कर्मचारी हुआ करते थे नगर प्रबंध में। नगर प्रबंधन हेतु 5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी जो विभिन्न कार्यों को देखती थी। 5 सदस्यों की 6 समितियां, ये मतलब टोटल हो गए 30 लोग जो नगर के प्रबंधन या मैनेजमेंट का दूसरे काम देखते थे। आगे है सेना। सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहते थे। सेना की 6 शाखाएं थी। सेना के सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहते थे। ये उन 18 जो उच्च शीर्षस्थ अधिकारी उनमें से आता था। तो सेना की 6 शाखाएं ये जो 6 थी वो क्रमशः थी पैदल सैनिक, अश्व यानी हाथी, रथ, इसमें घोड़े थे, अश्व यानी घोड़ा, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। नौसेना का मतलब होता है जो पानी में काम करते हैं जो सैनिक हमारे, उसको नौसेना कहते हैं। जल सेना भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से 6 भाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते थे। युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो उस समय उस सेना का जो नेतृत्व करता है, जैसे 6 शाखाएं हैं
तो प्रत्येक का एक एक नायक होता था। 5-5 सदस्यों की समिति सेना की देखरेख करती थी। जैसे नगर प्रबंधन में हमने देखा था 5-5 सदस्यों की समिति थी, वहाँ 6 थी, तो यहाँ पर ये जो 5-5 सदस्यों की समिति थी वो सेना की देखरेख करती थी। जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि चतुरंग बल सेना का मुख्य अंग बताया। चतुरंग यानी 4, तो ये थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है कि कहाँ 5 सदस्य थे कि 4 सदस्य थे, क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंग बल कहा है यानी 4 कहा है। गुप्तचर व्यवस्था, हमने देखा था कि जो राजा थे वो स्वयं निरीक्षण करते थे या किसी को कहते थे कि प्रजा के बीच में जा कर के या अन्य जगह जा कर के जो बातें हैं वो ले कर के आए। गुप्तचर संस्था को संचार नाम से पुकारा जाता था। संचार व्यवस्था हम आज भी पढ़ते हैं, संचार वही नेटवर्किंग, तो गुप्तचर संस्था को उस समय संचार के नाम से पुकारा जाता था। यह मंत्री से लेकर आम जनता तक नज़र रखते थे। ऐसा नहीं कि केवल आम जनता, मंत्री से लेकर के आम जनता सभी के ऊपर नज़र रखने का काम करते थे गुप्तचर, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जितनी आज है, तो सभी ध्यान रख करके इतना विशाल साम्राज्य को संभाल करके रखना पड़ता था। अब है न्याय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामले सुलझाते थे। दीवानी मामले और फौजदारी मामले क्या होते हैं वो कक्षा 10 के जो वीडियोस हैं उनमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर केवल हम इतना देखते हैं कि धर्मस्थीय न्यायालय थे वो दीवानी मामले जो मामले थे वो सब सुलझाते थे, और कंटक शोधन न्यायालय थे वो फौजदारी के मामले सुलझाते थे। ये नाम से स्पष्ट हो जाता है, अगर आप और ढूंढना चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। कंटक शोधन फौजदारी, ये नाम से स्पष्ट हो जाता है। वैसे राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजुक, व्यावहारिक आदि न्यायिक अधिकारी होते थे। ये न्यायिक अधिकारियों का नाम है राजुक और व्यावहारिक, जबकि सर्वोच्च न्यायाधीश था वो राजा ही था, पर न्यायिक अधिकारी के नाम थे राजुक और व्यावहारिक। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। कठोर दंड व्यवस्था से ही शायद वहाँ ज़्यादा अपराध नहीं हुआ करते थे। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। ये न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन ये न्याय संहिता के स्रोत थे। जो न्याय संहिता बनी थी, न्याय नियमावली जिसको कह सकते हैं अपन। संग्रहण और द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय हुआ करते थे। स्थानीय और जनपद, जनपद शब्द फिर से आया, जनपद के बाद महाजनपद और फिर एक देश, प्रांत और फिर देश या राष्ट्र। तो जनपद स्तर के यानी छोटे लेवल के जो न्यायालय थे वो संग्रहण और द्रोणमुख थे। अगला है राजस्व प्रशासन। राजस्व का अर्थ होता है टैक्स। सीधे यूँ समझने के लिए हम जितना भी जमीन का, भूमि का कर आता है उसको कह सकते हैं राजस्व। राजस्व प्रशासन समाहर्ता राजस्व विभाग का एवं सन्निधाता राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी होता था। ये अधिकारी ज़रूर आप ध्यान रखें, जैसे राजुक और व्यावहारिक थे वो न्याय व्यवस्था के थे, समाहर्ता राजस्व विभाग का, और सन्निधाता राजकीय कोष का। कोष जिसको ट्रेजरी कह सकते हैं ना, सन्निधाता और ट्रेजरी, तो ये टी और सन्निधाता ट्रेजरी से संबंधित शब्द है। और समाहर्ता राजस्व विभाग, तो ये याद रखने के लिए आपके ठीक रहेगा। राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे दुर्ग, राष्ट्र, व्रज, सेतु, वन, खाने और आयात निर्यात। ये जितना भी टैक्स आता था उसकी प्राप्ति यहाँ से होती थी, दुर्ग से, राष्ट्र से, व्रज से, सेतु से, वन से, खाने से, और आयात निर्यात जितना भी होता था देश विदेश में या आंतरिक, उन सब से टैक्स प्राप्त होता था। जनोपयोगी कार्य किया करवाए जाते थे। सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। ये जितना भी राजस्व आता था उसमें से जनोपयोगी कार्य होते थे और इसको देखरेख का काम प्रशासनिक अधिकारी करते थे। ये तो था केंद्रीय शासन। अब आगे बढ़ते हैं प्रांतीय शासन। 5 प्रांत थे, हमने अभी देखा था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य और कलिंग। ये जो 5 प्रांत थे, उन 5 प्रांत के जो प्रशासक थे वो थे राजकुमार। ठीक है ना। अब जो राजकुमार थे तो उनके अधीन दूसरे काम करने वाले होंगे जो मंत्री परिषद और अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करते थे। बड़े स्तर पर राजा और मंत्री परिषद, मंत्रिण, और छोटे स्तर पर जिधर प्रांत में जाए तो राजकुमार, मंत्री परिषद और अमात्य।
धम्म महामात्र और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे जो धम्म और अन्य कार्य देखते थे। धम्म महामात्र थे वो धर्म संबंधी कार्य देखते थे और अमात्य थे वो अन्य कार्य देखते थे। धम्म महामात्र अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या उसकी देखरेख के लिए उनकी नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य में हमने देखा था। तो ये धम्म महामात्र और अमात्य ये दो अलग अलग अधिकारी थे प्रांतीय लेवल पर जो अपना कार्य करते थे। 5 प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था। जितने 5 प्रांत थे मैं फिर से बोल दूं, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, मध्य और कलिंग, इन 5 को फिर आहार या विषय में बांटा गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांत पहले तो राष्ट्र, राष्ट्र के बाद 5 प्रांत, 5 प्रांत के बाद आहार या विषय, फिर आगे आता है जनपद और ग्रामीण। जनपद स्तर पर प्रदेष्ट, राजूक और युक्त नामक अधिकारी थे। जनपद स्तर पर 3 तरह के अधिकारी थे, प्रदेष्ट, राजूक और युक्त, जो भूमि, न्याय और लेख संबंधी दायित्व करते थे। प्रदेष्ट भूमि संबंधी, राजूक न्याय संबंधी, राजूक शब्द अपने पहले भी आया था, राजूक और व्यावहारिक ये न्यायिक अधिकारी होते थे, और युक्त था वो लेखों संबंधी दायित्व का वहन करता था। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी ग्रामिक था, जो जिसको हम सरपंच आज की तारीख में कहते हैं। तो उस समय ग्रामीण स्तरीय अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। गोप और स्थानिक ये जनपद और गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। गोप और स्थानिक थे वो जनपद और गांव के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। जो भी बातें हों, जो भी कार्यकलाप हों या जो भी आदेश हों, उन सब के बीच में मध्यस्थता का काम गोप और स्थानिक करते थे, जनपद और गांव के बीच में। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने कामकाज में क्या क्या सुधार किए, प्रशासन संबंधी, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी क्या सुधार किए। अशोक के चौथे स्तंभलेख और कलिंग पृथक लेख के अनुसार उसने प्रजा को अपनी संतान बताया और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। ये अपने पहले ही देखा था कि राजा को पितृवत सिद्धांत उसने दिया था। तो अशोक ने चौथे स्तंभलेख और कलिंग पृथक लेख में लिखा है कि प्रजा उसकी संतान है और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। राजा का कर्तव्य उसको याद रहा, उसने अपने अधिकार को नहीं। और मेन लड़ाई यहीं शुरू होती है कि हम अपने अधिकार तो याद रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। परंतु अशोक ने अपने कर्तव्य को पहले लिखा, कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। राजूक, युक्त और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधित हैं, ये इसने प्रशासनिक में सुधार किया। राजूक न्याय संबंधी, युक्त भूमि संबंधी और प्रादेशिक लेखा संबंधी, इन अधिकारियों की नियुक्ति की, ये इसने प्रशासनिक सुधार किया। 13 वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया। धम्म महामात्र यानी जो उसके 5 सिद्धांत थे उसके धम्म के, उस संबंध में एक पद का निर्माण किया, सृजन किया, धम्म महामात्र। ये प्रशासनिक सुधार हुआ। धम्म महामात्र का कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य और अकारण दंडितों के परिवार को सहायता प्रदान करना था। किसी संप्रदाय से कोई परिवार दंडित हो जाता है अकारण, तो उसको सहायता देने का काम धम्म महामात्र का था। अशोक के छठे शिलालेख के अनुसार उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की ताकि हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख और समस्याओं की खबर पहुंचे। ये प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण था। उसने छठे शिलालेख में लिखा है कि प्रतिवेदकों की नियुक्ति हुई जो प्रजा की बातों को राजा तक, सुख दुख की बातों को, समस्याओं को राजा तक पहुंचा सकते थे प्रतिवेदक। चौथे स्तंभलेख के अनुसार न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता के लिए 26वें वर्ष में राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिए। राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिए। व्यावहारिक और राजूक ये न्यायिक अधिकारी होते थे। तो उसने अपने 26वें वर्ष में उस राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दे दिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हुआ। अगला है दंड विधान को उदार बनाया। जो कठोर दंड व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा उसने उदारता लाए और अमानवीय यातनाओं को बंद किया। अमानवीय यानी जो मानवीय ना हो ऐसी यातनाओं को, ऐसे जो दंड दिए जाते थे, उनको जो टॉर्चर किया जाता, ऐसे इनको बंद किया। 5वें स्तंभलेख के अनुसार अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया। और उसने जो 5वां स्तंभलेख है उसमें लिखा है कि अभिषेक दिवस
जैसे उसका जो राज्याभिषेक दिवस आता था हर साल, उस समय वो बंदियों को मुक्त कर देता था। चौथे स्तंभ लेख के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया जाता था। किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो चौथे स्तंभ लेख में लिखा है कि उसको 3 दिन का समय पश्चाताप के लिए दिया जाता था, ताकि वो अपने जो दुष्कर्म किए हैं उनका पश्चाताप कर सके। अहिंसा परक सुधार किए और युद्ध नीति का त्याग किया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया, और न केवल जन्म दिया बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य किए और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। ये उसके प्रशासनिक सुधार थे महत्वपूर्ण। प्रशासन को आम जनता से जुड़ने के लिए कुछ नियुक्तियां की। प्रशासन है वो आम जनता से सीधे जुड़े, उसके लिए कुछ नियुक्तियां की, जैसे स्त्राध्यक्ष स्त्री के लिए, ब्रजभूमिक महामात्र पशु संरक्षण के लिए, नगर व्यावहारिक, अंत महामात्र न्याय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए। ये अलग अलग कुछ नियुक्तियां की, जैसे धम्म महामात्र की नियुक्ति की या प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। वैसे ही आम जनता प्रशासन से जुड़े उसके लिए उसने ये कुछ नियुक्तियां की। धम्म का आविष्कार करके राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए एक संविदा तैयार की, संहिता तैयार की, जिससे अंतः संबंधों में प्रगाढ़ता आई। जो उसका धम्म था उसके अनुसार राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए एक संहिता तैयार की, जिससे उसके अंतः संबंधों में प्रगाढ़ता आई। राजा, प्रजा और नौकरशाही में संबंध अच्छे हुए। अशोक ने विदेश नीति को समसामयिक बनाया। उसने की जो विदेश नीति थी उसमें समसामयिक बनाया, और साथ ही उसने प्रचार प्रसार के लिए भी कई लोगों को भेजा, दूसरे राजदूतों को भी अपने यहाँ बुलाया। तो कुल मिलाकर के उसकी जो विदेश नीति थी उसको समसामयिक उसने बनाया। एक बार देख लेते हैं हम मौर्य साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीलोक, देवर्मन, और अंतिम था बृहद्रथ। ये मौर्य साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और अंतिम बृहद्रथ पे ख़त्म होता है। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या करके नए शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी। इस तरह से मौर्य साम्राज्य यहाँ पर पुष्यमित्र के हाथों ख़त्म हो जाता है 185 ईस्वी पूर्व में। तो ये था अपना मौर्य साम्राज्य, दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।